नमस्कार, मेरा नाम रोहित जोशी है। मैंने यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ 2017 एग्ज़ाम में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए रैंक 2 हासिल की है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने ये अटैम्प्ट अपना एमटेक मशीन डिज़ाइन एनआईटी कुरुक्षेत्र से करते हुए मैंने ये दिया था। इससे पहले मेरा कोई जीएस के रिगार्डिंग कोई बैकग्राउंड तो था ही नहीं, तो फर्स्ट टाइम मैंने अपना एमटेक फर्स्ट ईयर में ये अपनी प्रिपरेशन चालू की थी। उस प्रिपरेशन के दौरान जो भी कुछ मैंने सीखा है, जाना है, क्या गलतियां हो जाती हैं एस्पिरेंट से। हम प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन हमसे गलतियां भी बहुत होती हैं, तो क्या गलती ना करें, कौन सा पाथ अप्रोच करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्योंकि ऐसा है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। इसके सिलेबस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत इसमें वास्ट सिलेबस है। तो क्या सेलेक्टिव हमें पढ़ना है और कैसे हम स्ट्रेटेजाइज़ करें अपनी प्रिपरेशन को, दैट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यही सब मैंने जो भी सीखा अपने सफ़र में, यही बताने के लिए आज मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगेगी। आपको जितनी पसंद आए आप उतनी देखिए, 10% आए, 20% आए, जितनी आपको आए उतनी आप करिए, बाकी स्ट्रैटेजी आप अपने आप बनाइए। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोचिंग जो है, मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली थी, तो सॉरी टू से उसके बारे रिगार्डिंग तो मैं कोई पर्सपेक्टिव नहीं दे पाऊँगा कि आपको क्या कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बट सर्टेनली मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस इस सेंस में ज़रूरी है, और ये मैं मानता भी हूँ कि कोचिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, और कोच से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइड होता है। क्योंकि गाइडेंस अगर आपको मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप उस डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में आपको सफलता मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मेरे केस में था, मेरे केस में मेरी तैयारी के फेज़ में मेरी बड़ी बहन जो थी रीटा जोशी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि आप किस तरीके से पढ़ें, प्रीवियस ईयर पेपर साफ करें, और घटना चक्र आती है हिस्ट्री की, आप उसको करें। इस तरीके की निटी ग्रिटीज़ जो होती हैं, क्योंकि देखिए गाइडेंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। गाइडेंस किसी भी से भी आपको मिल सकता है। वो गाइड जो है वो आपका सर भी हो सकते हैं, आपकी मैम हो सकती हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फेलियर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गाइडेंस के लिए आपको कोई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान चाहिए जिसने पहले एग्ज़ाम टॉप किया हो या उसने एग्ज़ाम निकाला हो। नहीं, ज़रूरी नहीं है। गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकती है। तो ये गाइडेंस आपको लेनी होगी, देखना होगा कि कौन आपको गाइड कर सकता है। गाइडेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि इस सिलेबस जो इसका है बहुत वास्ट है। ये आपको जो एग्ज़ाम दे चुका है या जो आपके सर हैं वो आपको बताएंगे कि आप मेंस देने जा रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग कैसे करें, आप प्री देने जा रहे हैं तो आप टिक राइट कैसे करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करें। तो गाइडेंस, क्योंकि देखिए सफलता जो होती है या जो हमारा ध्येय होता है, जो भी हमारा गोल होता है, XYZ कुछ भी गोल हो सकता है किसी का भी, उस गोल को पाने के कई रास्ते होते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं। आप घूम के जा सकते हैं, आप सीधे भी जा सकते हैं। तो रास्ता तो देखो कई हैं, लेकिन सही रास्ता आपको बताने के लिए आपको गाइड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो यही कहूँगा, इतना मैं इम्फेसाइज़ कर रहा हूँ तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि मेरी जर्नी का, मेरी एक सक्सेसफुल जर्नी का एक ही जो कहते हैं ना कि टॉपिंग क्या है, तो वो टॉपिंग जो है मेरी केक की वो यही है कि मुझे एक अच्छा गाइड मिला। तो आप भी एक गाइड ढूंढिए रादर देन ए कोच, क्योंकि गाइड आपका तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज करेगा, आपको वो मार्ग दिखाएगा, वो आपको डायरेक्शन देगा जिससे आपको सक्सेस श्योर मिलेगी। तो मेरी बहन थी, और होपफुली उनका भी यूपीपीसीएस 2018 में इस बार सिलेक्शन हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि आखिर ये एग्ज़ाम है क्या, और इसमें कितने फेजेस होते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आप मूव करें इस फेज़ में। क्योंकि देखिए ये जो तैयारी है, ये तैयारी वन डे जॉब नहीं है। इस तैयारी में टाइम लगता है। ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की तैयारी है। बाकी आपका लक मैटर कर सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जितनी भी तैयारी करने आएंगे भाई सबका हो ही जाएगा। ये भी कोई परफेक्ट बात तो है नहीं, क्योंकि लक फैक्टर भी इसमें, मैं ऐसा मानता हूँ कि लक फैक्टर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन यह है कि कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस तैयारी में।
तो इस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, प्रीलिम्स जिसे हम कहते हैं, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है हमारा वो एक फर्स्ट फेज़ है, दैट्स एन एंट्री फेज़। देखिए अगर आपको किसी चक्रव्यूह को तोड़ना है तो सबसे पहले आपको अंदर ज़रूर घुसना पड़ेगा। अंदर आप जब तक जाएंगे नहीं तब तक चक्रव्यूह के पैरामीटर्स को कैसे समझेंगे, भाई किस किस चीज़ को आपको पार करते हुए जाना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो मेरा मानना ये है कि प्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिजेक्शन बहुत होते हैं प्री में, अप्लाई बहुत करते हैं, रिजेक्शन बहुत होते हैं। और अपनी तैयारी में मैंने बहुत बार ये सुना कि कई लोग कहते हैं कि 2 महीने आप केवल प्री को दीजिए, हो जाता है, 2 महीने बहुत इनफ हैं, 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ। या आपने भी सुना होगा ये बात, मैंने भी सुनी थी। तो लेकिन मैं इसमें एक आपको कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं कि 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ, दे आर सेइंग इट राइट। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, 2 मंथ्स तब इनफ हैं जब आप डे 1 से, जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तभी से आप अपनी प्री को भी एक माइंड में रखते हुए आप तैयारी करें कभी भी। जैसे सपोज करिए आपने डे 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट करी है, आज से आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी, तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो अपना ओरिएंटेशन प्री के जैसा भी रखें। जैसे 1 लाइनर पे आप ज़रूर ध्यान दें। 1 लाइनर इन द सेंस, आरबीआई का चेयरमैन कौन बना, बैंक्स का मर्जर हुआ है, तो आप 1 लाइनर भी देखें। देखिए मेंस के हिसाब से आप प्रॉज एंड कॉन्स किसी भी पॉलिसी का देखेंगे कि भाई उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उस पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो आप देखेंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि वो पॉलिसी पहली बार आई है, वो पॉलिसी दूसरी बार आई है, कौन इस कमेटी का चेयरमैन था जिसने रिकमेंड करी ये पॉलिसी। फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, NEP 2020 जिसे हम जानते हैं, वो NEP 2020 किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आई है, ये एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, NEP 2020 के साइलेंट पॉइंट्स लिखिए, उसके एडवांटेजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए, क्या हम देखते हैं हॉरिजन में क्या है हमारा, क्या हम चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, उसके बारे में डिबेट, डिस्कस, एलेबोरेट करना, ये एक मेंस का पर्सपेक्टिव हो सकता है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। बट ये कौन सी कमेटी से आया, पहले भी क्या कमेटी बनी थी, कितने साल बाद ये NEP आई, ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यही सेम टॉपिक आप दोनों नज़रिए से करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आप पूरे साल इस तरीके से तैयारी करेंगे तो जब आपके प्रीलिम्स के 2 मंथ्स रिमेनिंग होंगे तब आपके पास एक कॉपी होगी, एक नोट्स होंगे जिसमें से आप देख लेंगे, रिवाइज कर सकते हैं और आपको प्रेशर फील नहीं होगा। वरना होता क्या है कि 2 महीने पहले जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं फिर हम मैगज़ीन ढूंढते हैं कि भाई विजन आईएएस की मैगज़ीन ले आओ, या कोई बैंक अड्डा की ले लो, या कोई और मैगज़ीन ले लो और उससे देख लो। उस वक्त होता है प्रेशर फील। मैंने कई मेरे दोस्त ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, भाई करंट अफेयर्स की मैगज़ीन ले उठा के ले आते हैं। ऐसे नहीं होगा, आपको पूरे साल करंट अफेयर्स करना होगा, पूरे साल आपको करंट अफेयर नोट डाउन करने होंगे। ये बात आपको बहुत मुश्किल कोई बताएगा कि भाई करंट अफेयर्स भी नोट डाउन करने होते हैं। ऑरली कुछ नहीं होता इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में चाहिए आपको आप डेली नोट करें, तो आपको करंट अफेयर नोट डाउन करने होंगे, तो आप करंट अफेयर नोट डाउन करें। उससे क्या होगा, जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आप पे एक मटेरियल होगा, उसको आप रिवाइज करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं यूपी की, क्योंकि ये PCS एग्ज़ाम है यूपी का, तो इसमें बेसिकली आपको यूपी तो करना ही पड़ेगा। अब यूपी के लिए कौन सी बुक करें? मैंने अपने लिए जो मैंने यूपी के लिए की थी वो मैंने करी थी तथ्यसार और यूपी का बजट। प्रीलिम्स और मेंस के लिए यूपी से रिगार्डिंग आपको 2 ही चीज़ करनी है। एक तो आप यूपी की तथ्यसार करें जो बहुत ही इफेक्टिव है, और एक यूपी का बजट करें जो हर साल आता है, क्योंकि ऐसा है कि बजट में ही स्कीम्स आती हैं और उन्हीं स्कीम्स को आपको मेंस में भी लिख सकते हैं, उन्हीं स्कीम से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है मेरी प्रीलिम्स की तैयारी का स्ट्रेटेजी। इस तरीके से आप प्रीलिम्स को अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। प्रीलिम्स के लिए एक और चीज़ है, देखिए आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है स्टैटिक पार्ट और एक है डायनामिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट तो वो है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारा आपका स्टैटिक पार्ट में आता है।
और डायनेमिक में क्या आता है, करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक पार्ट तो जब आप पूरे साल पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि स्टैटिक पार्ट आपके लिए कोई एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। स्टैटिक तो आप कर लोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जो अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं दे कैन डू स्टैटिक पार्ट, कर सकते हैं। डायनेमिक पार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर जरूर फॉलो करना है। और तीसरा, यूपी के लिए मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि यूपी के लिए आपको घटना चक्र, हिस्ट्री की जरूर आपको करनी चाहिए, और यूपी का बजट और तथ्यसार, 3 चीज़ आपको जरूर ये यूपी के लिए करनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, तथ्यसार, यूपी का बजट और तुम्हारा घटना चक्र, ये जरूर आपको करनी चाहिए। इसको अगर आप करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं और आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। अब बात कर लेते हैं मेंस की, बहुत हो गई बात प्रीलिम्स की, अब बात करते हैं मेंस की कि मेंस की कैसे तैयारी करनी। क्योंकि देखो प्रीलिम्स तो निकल गया, अब बात आती है मेंस की। क्योंकि मेंस में क्या है, हमारे 2 घंटे का पेपर नहीं है, ये 5-6 दिन चलने वाला एक तरीके से युद्ध टाइप का रणनीति आपको बनानी पड़ेगी इसके 5-6 दिन का, क्योंकि ये कार्यक्रम होता है पूरा। और 5-6 दिन में ऐसा लगता है कि भाई फटाफट पेपर हो और हम घर चलें, क्योंकि वहाँ जाके प्रेशर फील होता है कि भैया फटाफट ख़त्म हो, जो आता है लिखें और चलें घर। तो मेंस के लिए हमें थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 6 दिन का एक कार्यक्रम टाइप का होता है, जैसे होता है ना कार्यक्रम, वो है ये। अब मेंस में क्या क्या होता है, मेंस में 2 जीएस होते हैं और ऑप्शनल होते हैं। ये मैं पर्टिकुलर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए बता रहा हूँ, इसमें 2 ऑप्शनल होते हैं, आपको 2 ऑप्शनल चूज करने होते हैं। और हिंदी होती है, एसए होता है। तो जीएस के पेपर्स, हिंदी, एसए और 2 ऑप्शनल। अब मैं पहले कुछ बुक लिस्ट बता देता हूँ। वैसे तो ये बुक लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएंगी, किसी भी आप खोल के देख लीजिए, कोई भी साइट हो उसको खोल के देख लीजिए, कोई टॉप पहले भी लोग बता रखे हैं। देखो बुक सेम है, बुक लिस्ट इज सेम। तो वो मैं बता देता हूँ, ये रिपीट कर देता हूँ। एक है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मैंने जो पढ़ा था वो मैंने पढ़ी थी मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा देखी थी मैंने, दोनों एडिशन जो है उसके, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। और घटना चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मैंने हिस्ट्री के लिए ज़रूर करी थी। तो ये सब मैंने किया था। और एनसीईआरटी, ये सब मैंने हिस्ट्री के लिए किया था। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत करी थी, और मैंने कुछ नहीं किया। देखो और भी बुक आती हैं पॉलिटी के लिए, और भी बुक आती हैं, लेकिन मैंने तो नहीं किया था। मैं आपको क्लियरली बताऊं, मैंने केवल लक्ष्मीकांत देखी थी। और मेरा ये मानना भी रहा है कि आप एक बुक को बार बार करें तो ज़्यादा सुटेबल रहता है, रादर देन आप वैरायटी ऑफ बुक्स करें। तो लक्ष्मीकांत वैसे भी मोर देन इनफ है, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से क्वेश्चन आ जाता है। लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ है। बाकी न्यूज़पेपर तो आप करेंगे ही, जो पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो तो आपके वहाँ से भी हो जाएंगे, गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं। फिर बची बात ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने तो 11th-12th एनसीईआरटीज़ करी थी, मेरे को इतना टाइम नहीं मिला। एक्चुअली मैं एमटेक भी कर रहा था उस दौरान, तो वहाँ भी एमटेक का भी पढ़ना पड़ता था और इधर भी था, तो इसीलिए मैंने तो केवल 11th-12th की एनसीईआरटीज़ ही करी। वैसे करना चाहो तो अगर आप पे टाइम है तो 6th to 12th कर सकते हैं, बट 11th-12th एनसीईआरटीज़ तो आपको करनी ही चाहिए ज्योग्राफी की। इकॉनमी बच्चे बहुत डरते हैं इकॉनमी से। मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स नो नीड कि आप, ये कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है या कुछ ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी फ्रॉम इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि आपका इकॉनमी से कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। नहीं, वेरी सिंपल इकॉनमी आप कर सकते हैं। जैसे आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, जो 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटीज़ हैं, उससे आपका बेस बन जाएगा। बेस इन द सेंस कि आप सिंपल टर्म्स, कैपिटलिस्ट सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन टर्म्स से आप रूबरू हो जाएंगे कि अच्छा ये टर्म्स होती हैं। और न्यूज़पेपर, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, मैं द हिंदू फॉलो करता था, आप कोई और फॉलो कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में क्या है, एक इकॉनमी का एडिशन आता है, 2 पेज आते हैं। उस इकॉनमी के एडिशन को अगर आप पढ़ेंगे डेली, तो मेरे को लगता है उसी से आप टर्म्स में आ जाएंगे। इन इकोनॉमिक जो भी टर्म्स होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक मर्जर, आरबीआई का रिव्यू हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी रिव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जो भी हो रहा है XYZ, ये सब अखबार में डेली आता है। सेंसेक्स, निफ्टी सब आता है। आप इनको डेली पढ़ेंगे तो आप इनसे रूबरू हो जाएंगे इन टर्म्स से। और आपको इकॉनमी को वहाँ पे हार्ड को तो करना नहीं है, कोई पॉलिसी तो बनानी नहीं है आपको, जो पॉलिसी आ रखी है उसी को लिख के आना है। तो कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट जॉब भी नहीं है। तो इकॉनमी के लिए मैं कहूँगा आप चाहें तो रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ी थी,
मैंने जो किया था, मैंने केवल न्यूज़पेपर पढ़ा था इकॉनमी के लिए और थोड़ी बेसिक बुक्स पढ़ी थी, उसी से मेरे इकोनॉमिक टर्म्स में मैं आ गया था। तो ये तो रहा मेरा इकॉनमी का पार्ट जो मैंने किया, केवल न्यूज़पेपर और रमेश सिंह की बुक तो मैंने कही नहीं, केवल इकॉनमी का न्यूज़पेपर मैंने किया और थोड़ा मैंने बेसिक एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ी थी, उसी से इकॉनमी हो गई थी। अब मेंस के लिए भी यही बुकें हैं, मेंस के लिए भी यही बुक्स हैं जो अभी मैंने बुक्स बताई, प्रीलिम्स के लिए भी यही बुक्स हैं। सिलेबस तो कॉमन ही है, कुछ ऐसा तो है नहीं। अब मैं एक और चीज़ इसमें पॉइंट बताना चाहूँगा, ये तो आपको कोई भी बता देगा, जो मेन पॉइंट है मैं बोलना चाहूँगा। सिलेबस जो होता है, बच्चे में पेपर दे देते, सिलेबस की फ़ोटोकॉपी नहीं होती उन पर, ये मैंने देखा है। तो सिलेबस की फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर रखें अपने पास, उसको पेस्ट कर लें अपने आप, जहाँ भी आपका रूम है, घर पे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, दीवार तो होती हैं, तो दीवार में क्या करें आप उसको पेस्ट कर लें सिलेबस को। सिलेबस पेस्ट करके क्या होगा, इंडिविजुअल पॉइंट जो भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है और सोसाइटी है, वुमेन वाला है, या जीएसयू में गवर्नेंस है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप इनको इंडिविजुअल गूगल पे टाइप करें, जो भी आपको इनसे रिलेटेड टॉप मिलता है उसी को आप लिख लें, और जितना आपका पूरा होल ईयर में जो भी इनसे रिलेटेड आ रहा है उसको आप नोट डाउन करें, वो ही सफिशेंट है। सिलेबस आप कवर करें, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, उसके अलावा कुछ नहीं है। और एक और मैं बात बता दूं, पेपर एक्चुअली आता कहाँ से है। हम क्या करते हैं ना, डर जाते हैं। मैं भी नहीं, भी जब पहली बार सिलेबस देखा था, मैं सही बताऊं रियलिटी, जब मैंने पहली बार सिलेबस देखा था तो मुझे लगा इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे होगा। तो फिर मैंने इधर उधर बात की, मैंने ध्यान से सोचा, मैंने कहा क्या करा जाए। तो मैंने को ये प्रीवियस ईयर पेपर देख के लगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जीएस के सिलेबस से मैच करा के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। अब भाई जैसे हमारा ट्रिपल तलाक का लॉ आया था, एक्ट बना था, तो इस पर एक वुमेन रिलेटेड ये इवेंट है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है और ये जीएस का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से है। 370 का एब्रोगेशन हुआ हमारा, आर्टिकल 370 का, तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी एक्ट पास करता है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी करती है, हमारी न्यायपालिका जो करती है, उससे रिलेटेड जो जो अब अभी जजमेंट्स देखो, अब तुम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ही देख लो, कितने जजमेंट्स हैं। प्राइवेसी को लेके जजमेंट है, सबरीमाला को लेके जजमेंट, तो बड़े कंटेंशियस जजमेंट हैं, उसमें बड़े आपको प्रॉज भी मिल जाएंगे, कौन से मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस का एक पार्ट बन सकता है, तो ये आपको करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और मेंस का तो मैं बता ही रहा था आपको। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं अभी आपको थोड़ा देर में बताऊंगा, पहले मैं पूरा ये कवर कर दूं कि मेंस का खाका क्या है। तो मैंने आपको जीएस के लिए बता दिया क्या आपको पढ़ना है। अब हिंदी को देखो भाई, मैं तो अपना बता रहा हूँ, 10 दिन बहुत ज़्यादा हैं, 10 days आर मोर देन इनफ फॉर हिंदी। मेंस से पहले आप हिंदी को उठाएं, 10 दिन उसको पढ़ें और जो पढ़ा है वहाँ लिखाएं। इससे ज़्यादा हिंदी में और कुछ नहीं चाहिए। और हिंदी के लिए बुक आती है हरदेव बहारी, एक बुक आती है हरदेव बहारी, उस बुक को आप देख सकते हैं। वैसे मैं खरीद के लाया था, लेकिन वो अभी भी ऐसी पड़ी हुई है, मैंने उसको देखा नहीं ज़्यादा। मैंने देखी अपनी व्याकरण की बुक जो 9th-10th क्लास की होती है। वो व्याकरण की बुक में आपको विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, बहुत कुछ मिल जाएगा। और नहीं, अगर आप पे बुक है भाई, खो भी जाती है, तो किसी से मांग लाइए। 9-10 को कोई बच्चा होगा, उससे मांग लाइए, वो पास आउट कर गया, वो आपको दे देगा व्याकरण की बुक, उससे आप पढ़ सकते हैं। और एक और इसका सेगमेंट है हिंदी का। हिंदी में यहाँ पे कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये सब भी आते हैं। तो इनके लिए आप क्या करिए, फॉर्मेट देख के एक कॉपी बना के उसमें लिख डालिए फॉर्मेट, भैया ये फॉर्मेट है, मैं ये फॉर्मेट आजकल चल रहा है, मैं फॉलो करूँगा। एक उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल आप लिख डालिए, अगर वहाँ पे आता है। वैसे मेरे पेपर में तो यही आया था, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप का डिफरेंस बताइए, या एक औपचारिक पत्र लिखिए, यही आता है। तो ये आपका पहले से रेडी आप कर देंगे। तो हिंदी तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये है कि करनी पड़ेगी, तो करना तो हर कुछ पड़ेगा। तो हिंदी आप करेंगे तो आप कर जाएंगे, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है एस्से, निबंध जिसको कहते हैं। एस्से जो है वो अब स्टैटिक सा नहीं रह गया है। मतलब जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैंने सुना था ऐसा कि ऐसे बच्चे लिख के प्रैक्टिस करते हैं, या मतलब वोमेन के बारे में, या डाउरी, ये तो बहुत पुराना तरीका हो गया। अब आजकल है डायनेमिक ज़माना। डायनेमिक में क्या है कि करंट अफेयर्स जो आप पूरा साल पढ़ते हैं,
जो पूरे साल आप इवेंट्स देखते हैं, एक्ट्स देखते हैं, पॉलिसीज़ देखते हैं, कोई SDGs हमारे गोल्स आए हैं वो देखते हैं, वही सब एस्से का पार्ट बनाना चाहिए। एस्से कौन सा एस्से अच्छा हो, कोई भी कह सकता है भी मेरा एस्से अच्छा है, उसका एस्से अच्छा है, चेक करने वाला के हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो एस्से कोई भी अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपके एस्से में एक्ट्स आने चाहिए, SDG के गोल्स आने चाहिए, कौन सी लिस्ट में वो है वो आना चाहिए, और करंट जरूर आना चाहिए कि क्या क्या स्कीम्स अभी चल रही हैं। जैसे मान लो वुमेन रिलेटेड आया है तो आप उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डाल सकते हैं, ठीक है, कन्या सुमंगला योजना डाल सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड आया आप आयुष्मान भारत डाल सकते हैं, आप उसमें कोट्स कर सकते हैं। हाँ, कोट्स का मैं कहना चाहूँगा, ये सारी तैयारी आपको वही मैं बता रहा हूँ, एक तैयारी है केवल मेंस की। क्या तैयारी है? वो तैयारी है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है? न्यूज़पेपर को लिखना है, लिखना इन द सेंस जो इंपॉर्टेंट है। उसमें भी 2-3 आप कैटेगराइज कर लीजिए, जैसे जो मैंने किया था। एक तो मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर के इवेंट्स को लिखता था, भाई आज अमेरिका ने फलाना ईरान पे अटैक कर दिया है, दैट कैन बी ए पार्ट ऑफ ए न्यूज़, वो तो न्यूज़ का एक पार्ट बन गया, अभी आपको पता है। मैं क्या करता था, साइड में बैक ऑफ द कॉपी में क्या करना है आपको भी, आप भी कर सकते हैं, एक कोट्स का सेक्शन बनाइए, उसमें सारे कोट्स लिखिए, जैसे हर घर जल हर घर नल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, है ना। इस तरीके से कोड जो हैं, जैसे मेरा इन्वायरमेंट का पेपर था तो इन्वायरमेंटल साइंस मेरा एक ऑप्शनल था, तो उसमें और एस्से में भी मैं लिख के आया था, वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो आप और ह्यूमन नेचर को भी आप बता सकते हैं कैसा होना चाहिए, भाई वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी अपना कभी पानी नहीं पीती। तो इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये कोट्स हो गया, तो एक आप कोट्स का लाइन बनाइए, एक सेगमेंट अपने न्यूज़पेपर की कॉपी में। दूसरा आप बनाइए एक्रोनियम्स का। एक्रोनियम्स इन द मतलब है मेरा शॉर्ट जो होते हैं, जैसे 3C, 3P, 3A, ये क्या है? जैसे अगर सपोज करो कोई इलविल है, मतलब सोसाइटी में कोई छेड़खानी हो रही है, इलविल हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे लिखिए, आप एक बंदा है वो पूरी कहानी लिख रहा है, भैया ये करो ये करो ये करो, लिखो, आप भी लिखो, बट क्या करो, आप मार्क्स फेच करने ना आपको, तो आप उसमें 3P डाल दो। 3P का है प्रिवेंटिव, परसुएशन और पनिशमेंट। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई स्कीम है, कौन सी स्कीम अच्छी हो, वो स्कीम अच्छी है जो 3A को कवर करती है, अफोर्डेबल, एसेसिबल, अवेलेबल। आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिख रहे हैं तो आप 3C की लिख सकते हैं, कैसी फॉरेन पॉलिसी हो, कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कल्चर। ये है तरीका अप्रोच करने का एग्ज़ाम को और पेपर को, तब आप बहुत अच्छे मार्क्स फेच करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी स्ट्रेटेजी का। क्या? कोट्स एंड एक्रोनियम्स। आता सभी को उतना है, बस आप कोट्स और एक्रोनियम पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आप थोड़ा आगे मूव कर सकते हैं, मतलब आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है जो एग्जामिनर है, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि आप कुछ ऐसा उसे बताएं जो थोड़ा डिफरेंट हो, अट्रैक्टिव हो। ये हो गया। अब बात आती है ऑप्शनल की। ऑप्शनल बेसिकली जो है वो इसमें 2 हैं। मेरा ऑप्शनल जो था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, बिकॉज आई एम बीटेक इन मैकेनिकल, एंड देन मैंने एमटेक भी किया, बता ही दिया मैंने आपको, मशीन डिज़ाइन था NIT कुरुक्षेत्र से। तो मेरा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो मेरा एक ऑप्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने रखा। दूसरा मैंने देखा भाई कौन सा छोटा है, कौन से किसका सिलेबस छोटा है और कौन सा हो सकता है मुझसे, तो मैंने देखा इन्वायरमेंटल साइंस है। और ऑप्शनल चूज करने के लिए मैं कहूँगा कि 2 पिलर्स पे आप देखिए। पहला, आपको किस में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है। दूसरा, स्कोरिंग कौन सा है, क्योंकि खाली इंटरेस्ट से नहीं होगा। आपको कोई ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रखा है जिस पे मार्क्स ही नहीं आप फेच होते आपके, तो क्या फ़ायदा उसको लेके। भैया एंड में तो लास्ट में सबको सिलेक्शन ही लेना है ना, तो एंड में सबको लास्ट गोल तो सिलेक्शन है। तो इसलिए दोनों पे आप देखिए कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा इंटरेस्ट है, मतलब थोड़ा स्कोरिंग हो थोड़ा इंटरेस्ट हो, तो दोनों का आप मिक्सचर मिलाएंगे, बढ़िया सा ऑप्शनल लेंगे, खटाक से आपका सिलेक्शन होगा। और मैं इतने बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में फॉर दिस स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, selection of optional, good selection of optional, good optional which is scoring is very most important, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑप्शनल बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि 2 ऑप्शनल है इसमें। तो आप भी वैसा ही ऑप्शनल लीजिए जिससे आपका बैकग्राउंड हो, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ किया है तो उसमें आप ले सकते हैं वो ऑप्शनल। एक आप इन्वायरमेंटल साइंस लीजिए, मैंने तो यही लिया था, बाकी आप देख सकते हैं क्या लेना है। और ये होगी हमारी मेंस की स्ट्रैटेजी
कि भाई मेंस कैसे अप्रोच करना है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो है भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू ऐसा हुआ था, जब मेरा इंटरव्यू आया था तो ऐसा लग रहा था भाई काम हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, इंटरव्यू आ गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इंटरव्यू को आपको सीरियस लेना है। ये भी एक स्टेज है, ये भी अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है। इंटरव्यू को सीरियसली लें, क्योंकि इंटरव्यू स्टेज है। इंटरव्यू में आपके 5-10 मार्क्स अगर ज़्यादा आएंगे कम आएंगे, ये आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक लाइन है ना, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन अ कप एंड अ लिप, वही वाला हाल है। मिलने वाली थी चाय, बस ये है हल्के से में रह गए। तो वही बात है, इंटरव्यू वही रोल प्ले करता है। एक तरीके से आप इंटरव्यू को मान के चलिए रैंक इंप्रूवमेंट, 5-6 नंबर से आप सीधे टॉप पे आ सकते हैं। तो इंटरव्यू को सीरियसली ना लें, इंटरव्यू कैन स्लिप यू आउट भी हो सकते हैं आप। तो इंटरव्यू को सीरियसली लें, ये मैं कहना चाहूँगा। ये नहीं कि खाली प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, मेंस, इंटरव्यू इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरव्यू में क्या करें क्या ना करें, 2-3 चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए जो आपको बहुत बढ़िया सक्सेस दे सकती हैं, अच्छे मार्क्स आप फैच करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, लर्न टू से नो। नो कहना सीखें, नहीं कहना सीखें। देखो कोई भी फुल ज्ञाता तो है नहीं कि भाई पूरी विकिपीडिया लेके चल रहा है अपने साथ, ऐसा तो कोई होता नहीं है। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ तक कि जो एग्जाम इंटरव्यूअर आपका ले रहा है इंटरव्यू, उसको भी सब कुछ नहीं आता। तो आप नो कहने में हिचकिचाएं ना। नो कहने का प्रैक्टिकली मतलब है, या इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं, आसान भाषा में आपने कहा है कि सबको सब नहीं आता। आपसे क्वेश्चन पूछा, आप कह सकते हैं सॉरी सर आई डोंट नो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। इसमें आप घबराएं नहीं कि आपने नो कह दिया, आपको नहीं आता। लर्न टू से नो। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप बोल्ड बने, ऑडिबल एंड पोलाइट। बी बोल्ड, ऑडिबल एंड पोलाइट। देखो कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में, क्या होता है ना, आप इतने नर्वस हो जाते हैं, पहली बार आपका इंटरव्यू होता है, आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती, आप बड़े नर्वस होते हैं। तो वो क्या है ना, सामने वाला फिर एग्जामिनर पहचान जाता है, इंटरव्यूअर पहचान जाता है, फिर वो आपको पानी ऑफर करेगा या कहेगा भाई आप थोड़ा अपनी आवाज़ बढ़ाएं। तो आपको शुरू से ही ऑडिबल रहना है। ऑडिबल रहने से क्या है, आपका कॉन्फिडेंस भी झलकता है और आपको दिखता है कि यार आप नर्वस नहीं हो रहे, ये कोई आपका पहला इंटरव्यू नहीं है। ये आपको वहाँ पे शो करता है ऑडिबल, अगर आपकी आवाज़ ऑडिबल होगी तो ऑडिबल रहें और पोलाइट रहें। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इंटरव्यू के लिए है, इंटरव्यू में कभी भी, जो मैं मानता हूँ, वन लाइनर आंसर ना दें। भाई ये कोई 12th का वाइवा वोस तो चल नहीं रहा, जैसे 12th क्लास में होता था, भाई एमीटर बता दो, व्हाट इज एमीटर, व्हाट इज वोल्ट मीटर, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, तुम बता रहे हो भाई करंट मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, ये तो है नहीं। तो आप एक सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वन लाइनर का भी आंसर ना दें। सपोज करो प्रोजेक्ट टाइगर पूछा है या वुमेन से रिलेटेड कोई इशू पूछा है, तो आप थोड़ा इंट्रो दें उसके बारे में। सर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। तो ये ना सोचे कि जो पूछा डायरेक्ट आंसर दें, वन लाइनर ना दें, थोड़ा इंट्रो दें, थोड़ा भूमिका बनाएं, जिससे कि इसका भी एक बड़ा फ़ायदा है मेरे को लगता है, मैंने नोटिस किया बाद में, कि जब हम आप ऐसे आंसर अप्रोच करते हैं तो एक तो वो फ़ायदा तो होता ही है कि आपका इंटरव्यू मतलब आप अच्छे आपको मार्क्स बनेंगे, कोई वन लाइनर नहीं दे रहे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है इसका। फ़ायदा क्या है, मैंने नोटिस किया कि फ़ायदा ये है कि आप उतने ही टाइम के लिए इंटरव्यू होना है, 25-30 मिनट जो भी इंटरव्यू आपका चलेगा, उस दौरान आपसे कम क्वेश्चन पुटअप हुए और सेम ही क्वेश्चन आप बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे थे, उनको भी मज़ा आया, यार बंदा बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है और बढ़िया बता गया। और आपने क्या करा, क्वेश्चंस भी कम पुट हुए। वन लाइनर आंसर दोगे धड़ाधड़, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चंस भी ज़्यादा पुटअप होंगे, और अगर नहीं आ पाया एक आध क्वेश्चन फिर आपको नर्वसनेस भी होगी। तो 3 पॉइंट, लर्न टू से नो, सेकेंड बी बोल्ड, ऑडिबल एंड पोलाइट, एंड थर्ड डोंट गिव वन लाइनर आंसर। थोड़ा बनाएं भूमिका, लेप लगाएं, ये मैं कहना चाहूँगा इंटरव्यू के लिए। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। एट लास्ट, अंत में यही कहना चाहूँगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। देखो आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, आसान नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, आपके कितने साल लगे ये नहीं, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में करे चाहे कोई लास्ट अटेम्प्ट में करे, सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको कितने साल लगे, क्योंकि एंड एट लास्ट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सब भूल जाते हैं पीछे की बातें। और जब आप ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कितने साल लगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी बात, डर, फियर जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है, ये हमने सुना होगा, फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और ये डर जो है ना, ये सबको लगता है, ये मुझे भी लगता था जब मैं तैयारी करता था, यार होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, यार बहुत बच्चे हैं, कितने बच्चे पेपर देते हैं, कितनों का होता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और मैं कहूँगा डर ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम में डर ज़रूरी है। और विजयश्री उन्हीं के गले में माला डालेगी जिनको डर लगता है, क्योंकि जब आपको डर लगता है ना तो आप और मेहनत करते हैं। और एक और बात, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, DKT हो या कोई अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे आप जितने भी टॉपर्स की आप बात सुनेंगे, और सुननी चाहिए, मैं भी सुनता था, तो एक बात आप ज़रूर अपने माइंड में रखिए, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट डू इट ऑल योरसेल्फ। दूसरों की गलतियों से सीखिए। सारी गलती आप अपने ही ज़िंदगी में करेंगे तो अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे जब तक आप सही रास्ते पे आएंगे। तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट डू इट ऑल योरसेल्फ। कोई आपको बता रहा है तो सुनिए उसकी बात, वो कह रहा है भैया तू घटना चक्र कर तो कर, प्रीवियस ईयर पेपर करने तो करो, ये नहीं कि वो ऐसे ही कह रहा है। तो उसकी बात सुने, दूसरों की गलतियों से सीखें, तभी आप कर पाएंगे। एट लास्ट मैं यही अपनी इसी बातों से, जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, इसमें आपको जितनी पसंद आई, आपको 10% 20% जितनी आपको अच्छी लगी आप उतनी लीजिए, औरों की भी लीजिए, स्ट्रेटेजी देखिए और एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि ये इनकी थी, ये इनकी थी, ये मेरी है। और एक और बात इम्पॉर्टेंट जो मैंने शुरू में कही थी, गाइड ढूंढिए, कोच नहीं, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कोच, मेरा मानना है कि कोचिंग से ज़्यादा गाइडेंस और कोच से ज़्यादा गाइड ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। स्ट्रेटेजाइज करिए। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। नमस्कार।